हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर मेंटोर ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लीज़ एंड नॉन लीज़ कंपोनेंट। लीज़ या नॉन लीज़ कंपोनेंट क्या होता है, ये दोनों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेग्रीगेट करना क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से सेग्रीगेट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लीज़ और नॉन लीज़ कंपोनेंट को। सेकंड हमारा टॉपिक है एग्जाम्पशंस अंडर IFRS 16। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है अंडर IFRS 16, जिसमें स्टैंडर्ड ने हमें दो एग्जाम्पशंस अलाउ करी हैं और उन दो एग्जाम्पशंस के ज़रिए हम अपनी रेंटल पेमेंट्स को डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं या एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम उन दोनों एग्जाम्पशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास इनिशियल क्लैरिटी हो। तो चलिए अब हम आज का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ लीज़ एंड नॉन लीज़ कंपोनेंट। लीज़ या नॉन लीज़ कंपोनेंट क्या है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन्होंने मेरी IFRS 16 की फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी उसको प्लीज़ देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकें। उस वीडियो के अंदर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, व्हाट इज़ अ लीज़, लीज़ क्या है, लीज़ अरेंजमेंट किसे कहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन सी तीन कंडीशन हैं जब वो सेटिस्फाई होंगी तो कोई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका IFRS 16 के अंडर फॉल करेगा या उसके ऊपर लीज़ अकाउंटिंग की रूल्स अप्लाई होंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ईजी हो। अब हम समझते हैं लीज़ कंपोनेंट क्या होता है। IFRS 16 कहता है अ लीज़ कंपोनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द कस्टमर द राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। लीज़ कंपोनेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के उस पार्ट को कहते हैं जो कस्टमर्स को ट्रांसफ़र करता है या कन्वे करता है राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट। अब ये जो कंडीशन है या ये जो फ्रेज़ है राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट, ये हमने पिछली वीडियो में हमारे डिस्कस की थी विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एग्जांपल भी दी थी। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको पहले चेक करें और फिर ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लेसी ने एक फ़ोटोकॉपियर मशीन एक्वायर करा अंडर अ लीज़ फॉर बिजनेस पर्पस। जब वो फ़ोटोकॉपियर मशीन लेसी के पास उसके ऑफिस प्रेमिसेस में इंस्टॉल होगा और अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, इसका मतलब है लेसी के पास राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट इस्टेब्लिश हो गया है और लीज़ या लेसी उस एसेट को अपने बुक्स के अंदर एज ए लीज़ क्लासीफाई कर सकता है या उसके ऊपर आप बोलें लीज़ अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर लेसी के पास राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट ट्रांसफ़र होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को हम लोग लीज कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस डेफिनेशन को। अ लीज कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द कस्टमर द राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हमने वहाँ डिस्कस करी थी राइट टू यूज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट पढ़ते वक्त, कि जब लेसोर लेसी को एसेट ट्रांसफ़र करेगा, उस ट्रांसफ़र के वक्त उस एसेट के साथ कोई भी कंडीशंस अटैच ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेसोर ये कंडीशन अटैच करता है कि लेसी फ़ोटोकॉपियर मशीन को सिर्फ 9 to 5 यूज़ करेगा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स और उसके बाद वो उस एसेट को यूज़ नहीं कर सकता, इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट इज़ नॉट अनकंडीशनल, इट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र। तो वो आपके पास लीज़ क्लासीफाई नहीं होगा। इसी तरह अगर लेसोर दूसरी कंडीशन अटैच करता है कि लेसी उस एसेट को सिर्फ वीकडेज़ के अंदर इस्तेमाल करेगा और ड्यूरिंग वीकेंड्स वो उस एसेट को यूज़ नहीं कर सकता, अगेन दिस इज़ अ कंडीशनल ट्रांसफ़र। तो लीज कंपोनेंट के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि राइट टू यूज़र आइडेंटिफाइड एसेट ट्रांसफ़र हुआ है, और अगर हुआ है तो वो ट्रांसफ़र आपके पास अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, फिर इस डेफिनेशन में वो समझाते हैं कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग लीज टर्म भी कहते हैं या लीज पीरियड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लीज एसेट लेसी ने एक्वायर करा है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तो उसका लीज पीरियड हो जाएगा 3 ईयर्स। और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन का मतलब है कि लेसी ने रेंटल पेमेंट्स जो करेगा लेसोर को फॉर द यूज़ ऑफ दैट एसेट वो कैश में होंगी, तो कैश हमारे पास कंसिडरेशन में फॉर कंसिडरेशन कंसिडर करी जाएगी। यहाँ मैंने वही फोटोकॉपियर मशीन की एग्जांपल को कंटिन्यू करा है ताकि हमारे पास कंसिस्टेंसी रहे। अ कंपनी लीजेज अ फोटोकॉपियर फॉर 3 ईयर्स। एक लेसी या कंपनी ने फोटोकॉपियर एक्वायर करा है लीज पर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और राइट टू यूज़ द फोटोकॉपियर स्टैब्लिश हो गया है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे लीज कंपोनेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन लीज कंपोनेंट क्या होता है। IFRS 16 कहता है नॉन लीज कंपोनेंट इज एनी एडिशनल गुड और सर्विस ट्रांसफर अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट प्रोवाइड द राइट टू यूज़ एन एसेट।
नॉन लीज कंपोनेंट कोई भी एडिशनल गुड्स या सर्विस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेसॉर से लेसी की तरफ ट्रांसफ़र होगी तो उसको हम लोग नॉन लीज कंपोनेंट में क्लासिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, इन द सेम फोटोकॉपियर कॉन्ट्रैक्ट, मंथली मेंटेनेंस सर्विस, टोनर रिप्लेसमेंट, रिपेयर सर्विस, दीज आर नॉन लीज कंपोनेंट. ठीक है. फोटोकॉपियर मशीन जब लेसी ने एक्वायर करी थी तो एक एसिड, आइडेंटिफाइड एसिड, वो खुद लेसी के पास आया जिसको हमने लीज कंपोनेंट क्लासिफाई किया. लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल लेसी कहता है मुझे मंथली मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए या टोनर रिप्लेसमेंट गारंटी भी चाहिए और रिपेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, तो ये सारी एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन लीज कंपोनेंट क्लासीफाई हो जाएंगी. ठीक है. तो लीज कंपोनेंट के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि राइट टू यूज़ ऑफ एसेट ट्रांसफ़र हो. जब वो होगा या आइडेंटिफाई हो, और जब वो राइट टू यूज़ आइडेंटिफाई हो जाएगा, इट मीन्स वो एसेट क्लासीफाई होगा लीज कंपोनेंट. और अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होंगी लेसी को, तो वो सारी उस एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे एज अ नॉन लीज कंपोनेंट. अब हम लोग देखते हैं वाई इज़ इट दिस इम्पॉर्टेंट इन IFRS 16 कि हमें लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को क्लासीफाई या बाइफरकेट करना पड़ता है. अंडर IFRS 16, lease components are generally recognized as right of use of asset and lease liability, and non-lease components are usually expensed separately as a service contract. ठीक है. तो लीज कंपोनेंट रिकग्नाइज की वजह से अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट है तो वो आपके दो चीज़ों को स्टैब्लिश करता है, एक राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को स्टैब्लिश करता है और एक आपकी लीज लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करता है. अभी मैंने ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं समझाए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इन टॉपिक को डिटेल्स में देखेंगे कि इनिशियल रिकग्निशन किस तरह से होती है इन दोनों की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. बट फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, फंडामेंटली मैं आपको ये समझा सकता हूँ अभी कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें अराइज होती हैं. एक राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट क्रिएट होता है जो आपके बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स में क्लासीफाई होता है, और लीज लाइबिलिटी क्रिएट होती है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर स्टेट होती है. किस तरह से कैलकुलेट होती है, डिटर्मिन किस तरह से होती है, इन दोनों के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हैं, वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे. और नॉन लीज कंपोनेंट आपका यूजुअली एक्सपेंस हो जाता है सेपरेटली एज अ सर्विस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो अगर आपने किसी भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफरकेट नहीं करा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा, आपकी लीज लाइबिलिटीज़ ओवरस्टेट हो जाएंगी और आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेंगे. फिर स्टैंडर्ड कहता है देयरफॉर कंपनीज ऑफन नीड टू एलोकेट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स बिटवीन लीज एंड नॉन लीज पोर्शंस. तो कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है जब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज या नॉन लीज कंपोनेंट को आइडेंटिफाई सबसे पहले करें ताकि उनकी करेक्ट अकाउंटिंग परफॉर्म हो सके, और अपनी रेंटल पेमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स को उस लीज या नॉन लीज पोर्शन के अंदर एलोकेट करें ताकि उसकी अकाउंटिंग सही से परफॉर्म हो और आपकी बुक्स में ना एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सकें. अब हम लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को थ्रू एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. अंडर IFRS 16 अ कॉन्ट्रैक्ट में कंटेन अ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट. ठीक है. IFRS 16 कहता है किसी भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज या नॉन लीज कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीज कंपोनेंट या एक नॉन लीज कंपोनेंट हो सकता है, या नॉन लीज कंपोनेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको शो करा था कि हमारे नॉन लीज कंपोनेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी था, टोनर रिप्लेसमेंट भी थी और सर्विस गारंटी भी थी. तो एक से ज़्यादा मैंने नॉन लीज कंपोनेंट्स रखे थे. तो ये एक या एक से ज़्यादा नॉन लीज कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. आपका स्टैंडर्ड कहता है बोथ मस्ट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली बिकॉज देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन डिफर. ठीक है. तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि लीज कंपोनेंट राइज करता है आपका राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को, लीज लाइबिलिटी को, और नॉन लीज कंपोनेंट आपका P&L के अंदर एक्सपेंस आउट हो जाता है. अंडर IFRS 16, लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट की जो एलोकेशन है वो होती है उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस की बेसिस पे. अब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, इसी फोटोकॉपियर मशीन में जब आप वेंडर के पास जा रहे हैं फोटोकॉपियर मशीन परचेस करने के लिए, तो आपको एक फोटोकॉपी मशीन पसंद आई, आपने उसकी प्राइस चेक करी तो वेंडर ने कहा इसकी प्राइस है $2000. ठीक है.
फिर आपने कहा मुझे इसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, तो उसने कहा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है लेट्स से $500। तो ये फोटोकॉपियर और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहलाती है। जब आप सेपरेटली दोनों चीज़ों को परचेज़ करेंगे तो $2000 का आपको फोटोकॉपियर मशीन कॉस्ट करेगी और 500 का आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अक्सर आप वेंडर आपसे कहता है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ परचेस करेंगे तो मैं आपको इसमें कुछ डिस्काउंट दूंगा, जिसको हम लोग बंडल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कहते हैं या बंडल ऑफर भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में वेंडर आपसे कहता है या लेसी से कहता है अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ एक्वायर करेंगे तो इंस्टेड ऑफ 2500 मैं आपको चार्ज करूँगा 2100 और $400 का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो रिलेटिव या स्टैंड अलोन रिलेटिव सेलिंग प्राइस वो होती है जब आप कोई भी एसेट या उससे रिलेटेड सर्विस इंडिविजुअली या सेपरेटली परचेस करेंगे तो वो उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहा है कि लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। दिस मीन्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन या आपकी रेंटल पेमेंट भी कह सकते हैं, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन भी कह सकते हैं, is divided between components according to the price each component would have if sold separately। आपकी रेंटल पेमेंट को उस प्रोपोर्शन में या उस परसेंटेज में एलोकेट करना है अगर वो दोनों कंपोनेंट्स या दोनों आइटम यानी लीज्ड एसेट और उसके रिलेटेड सर्विस इफ़ सोल्ड सेपरेटली, अगर आप अलग अलग ख़रीदते तो उस बेसिस के उस बेसिस के ऊपर आपको उसकी एलोकेशन करनी है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी ए लीज अ मशीन टू अ कंपनी बी। कंपनी ए लेसोर है, कंपनी बी लेसी है और लेसोर ने लेसी को एक मशीन दी है फॉर अंडर अ लीज। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ये लिखी हुई है कि दो कंपोनेंट है आपके पास, इसके अंदर लीज और नॉन लीज कंपोनेंट। लीज कंपोनेंट है आपका मशीन, वो है उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू है $90,000। और सर्विस मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो है नॉन लीज कंपोनेंट और उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है $10,000। तो टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई? 100,000। However, the supplier gives a bundle contract price of total annual amount of $80,000। लेकिन वेंडर आपको कहता है अगर आप मशीन और उसका सर्विस अग्रीमेंट साथ परचेस करेंगे तो मैं आपको एक बंडल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफर करूंगा जो होगी $80,000। ठीक है, अब हमें इस एलोकेट करना है इस $80,000 को प्रोपोर्शनेटली बिटवीन द लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एलोकेशन रेशियो क्या है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन या रेंटल पेमेंट को एलोकेट करेंगे एज पर दैट एलोकेशन रेशियो। अब पहले हमने लीज कंपोनेंट का रेशियो देखा, 90,000 इसकी स्टैंड अलोन प्राइस थी। ठीक है, टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 100,000 थी, तो हमारे पास 90% रेशियो आ गया या 90% आ गई हमारी लीज कंपोनेंट की। इसी तरह नॉन लीज कंपोनेंट रेशियो, इसकी 10,000 हमारे पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी। अगेन टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 100,000 थी, तो हमारे पास 10% आ गया इसका नॉन लीज कंपोनेंट का रेशियो। अब इस रेशियो के अंदर हम लोग अपनी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन या रेंटल पेमेंट को एलोकेट करेंगे। टोटल पेमेंट अग्री हुई है, वेंडर ने आपको अग्री करा था कि मैं अगर आप उससे बंडल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफर करी थी आपको $80,000, तो अब उस 80,000 को हम लोग इस रेशियो के अंदर एलोकेट कर देंगे बिटवीन लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। फर्स्ट है हमारा लीज कंपोनेंट जो हमारी मशीन इटसेल्फ है, उसकी एलोकेशन रेशियो आया था 90%, तो 8,000 इंटू 90% 72,000 एलोकेटेड अमाउंट हो जाएगी फॉर मशीन। इसी तरह नॉन लीज कंपोनेंट या सर्विस मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का रेशियो आया था हमारे पास 10%, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 80,000 विल कम 8,000 और हमारी नॉन सर्विस नॉन लीज कंपोनेंट की एलोकेटेड अमाउंट हो जाएगी 8,000। अब इसमें जो 72,000 है लीज कंपोनेंट, ये हमारे क्रिएट करेगा बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट और रिलेटेड लाइबिलिटी, और ये 8,000 जो है ये हमारा नॉन लीज कंपोनेंट है। और आपको पता है जब नॉन लीज कंपोनेंट होता है तो वो डायरेक्टली एक्सपेंस आउट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हम जब मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक एडवांस टॉपिक्स देखेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट किस तरह से क्रिएट होता है और उसकी रिलेटेड लाइबिलिटी किस तरह से कंप्यूट होती है। अब आज का हम अपना सेकंड टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं जो है एग्जाम्पशंस अंडर IFRS 16। वो कौन सी दो एग्जाम्पशंस हैं जो IFRS 16 परमिट करता है जिसके तहत आप अपनी रेंटल पेमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन को डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
IFRS 16 कहता है लीज इज़ जनरली रिकग्नाइज एज अ राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट एंड अ लीज लायबिलिटी। ठीक है, एज अ जनरल रूल आपकी लीज कंसिडरेशन या लीज पेमेंट्स राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट क्रिएट करती हैं और लीज लायबिलिटी। हाउएवर IFRS 16 प्रोवाइड्स टू मेजर रिकग्निशन exemptions for leases. Number one is short term lease exemption. Lease term is less than 12 months। ठीक है, ऐसी लीज टर्म, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसका लीज टर्म 12 महीने से कम होगा या 12 महीने होगा, वो आपकी कहलाएगी शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन। और दूसरी एग्जाम्पशन है आपके पास लो वैल्यू एसेट एग्जाम्पशन, यानी कि अंडरलाइंग एसेट हैज़ अ लो वैल्यू। जो एसेट है उसकी वैल्यू लो है या अंडरलाइंग एसेट हैज़ अ वेरी लो वैल्यू, देन इन दैट केस आप लो वैल्यू एसेट एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। If these exemptions are used, lease payments are usually recognized directly as an expense। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी exemption, एक या दोनों exemptions यूज़ करी हैं या आप उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर लीज पेमेंट्स आप डायरेक्टली PNL के अंदर एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पशन हमारी होती है शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन। अब उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। IFRS 16 कहता है लीज क्वालिफाइज फॉर शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन इफ लीज टर्म इज 12 months और लेस देन एंड देर इज़ नो परचेज ऑप्शन। अगर आपका लीज टर्म 12 महीने या उससे कम है तो उस केस के अंदर आप इस शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हैं और आप अपनी रेंटल पेमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन को एक्सपेंस आउट कर सकते हैं लीज पेमेंट में। अच्छा, मज़ीद एक चीज़ और आगे लिखी हुई है एंड देयर इज़ नो परचेज ऑप्शन। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म लीज, अ कंपनी रेंट्स एन ऑफिस वेयर हाउस फॉर 8 months। अ कंपनी ने एक ऑफिस वेयर हाउस रेंट किया फॉर 8 months। मंथली रेंटल है $5,000। सिंस लीज टर्म इज़ लेस दैन 12 months, हमारा जो लीज टर्म है 12 months से कम है, यहाँ पे हमारी एग्जांपल में 8 months में है, तो इस केस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन को क्लेम करें और अपने $5,000 को स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर PNL के अंदर एक्सपेंस आउट कर दें। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द लीज लायबिलिटी एंड राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, द कंपनी में सिंपली रिकॉर्ड एक्सपेंस ऑफ $5,000 ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड इन द स्टेटमेंट ऑफ PNL। आप डायरेक्टली उस 5,000 को PNL के अंदर एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द लीज कंटेन्स रिन्यूअल ऑप्शन। ठीक है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रिन्यूअल ऑप्शन है या लेसी के पास ये ऑप्शन है कि आफ्टर द एंड ऑफ 8 month वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकता है और ये सर्टेन है कि वो लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, इन दैट केस द लीज पीरियड, अब वो आपका जो लीज पीरियड है जब वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो वो 8 months का नहीं रहेगा, वो एक्सीड कर जाएगा 12 months से। इन दैट केस एग्जाम्पशन में नॉट अप्लाई, तब आप उस एग्जाम्पशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पशन है लो एसेट वैल्यू एग्जाम्पशन। A lease qualifies for low value asset exemption when the underlying asset is of low value when new। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जब एसेट आपने नया परचेज़ किया, अगर आप सेकेंड हैंड एसेट परचेज़ कर रहे हैं और उसकी वैल्यू डेफिनेटली यूज्ड एसेट या सेकेंड हैंड एसेट की वैल्यू हमेशा कम होती है, तो उस केस के अंदर आप इस एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है एसेट मस्ट बी न्यू। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं लैपटॉप्स, ऑफिस फर्नीचर्स, प्रिंटर्स, टैबलेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये यूजुअली कंपनीज के अंदर कंसिस्ट होता है वेरी लो वैल्यू एसेट। ठीक है, अगर ऐसे कोई एसेट्स आपने परचेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कॉमनली यूज एसेट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, तो उस केस में आप लो वैल्यू एसेट एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। A company, for example, a company leases a printer, annual rent is $2,000, lease term is 3 years। Although the lease term exceeds 12 months, printer is low value asset, therefore exemption may not apply। ठीक है, अब इसके अंदर कंपनी ने एक प्रिंटर अक्वायर करा है फॉर अंडर लीज, जिसके एनुअल रेंट है $2,000, लीज टर्म है 3 years। अब इसके अंदर देखें लीज टर्म हमारे पास एक्सीडिंग 12 months है, बट इट डज नॉट मैटर, हम एग्जाम्पशन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, लो वैल्यू एसेट। इसके लिए ज़रूरी है कि एसेट की वैल्यू लो हो और वो जब परचेज़ करा है वो न्यू एसेट हो। तो इस केस के अंदर हम लोग अपने इस $2,000 एनुअल रेंट को डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देंगे PNL के अंदर। इसके लिए हमारे पास कोई राइट ऑफ एसेट या राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट और लीज लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। सही है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगेन वही, नो लीज लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें ना लीज लायबिलिटी क्रिएट होगी ना आपके पास राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट क्रिएट होगा। लीज पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन या रेंटल पेमेंट डायरेक्टली आपकी PNL के अंदर एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट टॉपिक था हमारा IFRS 16 में व्हाट इज़ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स हमने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना सीखे, इनकी मेजरमेंट देखी और क्यों ज़रूरी होता है लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ और नॉन लीज़ कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना।
सेकंड टॉपिक था हमारा एग्जाम्पशंस अंडर IFRS 16। इसके अंदर दो एग्जाम्पशंस हमें IFRS 16 अलाउ करता है। उन दोनों एग्जाम्पल्स को हमने एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग थोड़े से एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को देखेंगे और लीज लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।